रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Thermodynamics is the branch of physics that deals with the relationship and conversion between heat and other forms of energy. It encompasses principles governing the behavior of the system at macroscopic scale, such as temperature, pressure, and volume. Thermodynamics thus plays a key role in technology since at most all the raw energy available for our use is liberated in the form of heat. In this chapter, we shall study the behavior of gases and laws of thermodynamics, their significance and application. So basically, thermodynamics ऐसी branch of physics है जो कि हमें हीट और एनर्जी से रिलेटेड बताती है, उसके रिलेशन बताती है। और बेसिकली जो हीट है उसका मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर क्या फिनोमिना हो रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, और किसी सिस्टम के ऊपर हीट का किस तरह से इफेक्ट होता है वो बताती है। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी सिस्टम को जब आप डिफाइन करते हैं कि एक बाउंड्रीज के अंदर आपने कंटेन कर दिया है, जैसे कंसिडर करो कि एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस फिल कर दी है। अब वो गैस फिल्ड कंटेनर जो है एक सिस्टम क्रिएट हो गया है। इस सिस्टम के 3 पैरामीटर्स हैं। एक है टेम्परेचर, एक प्रेशर एंड तीसरा है इसका वॉल्यूम। अब ये जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, इनके इंटर रिलेशन के ऊपर सिस्टम डिपेंड करता है। बाजू का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वेरी करता है। बाजू का प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक रिलेशन आ जाता है। इन बात केसेस में, इन फ्यू केसेस हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं और टेम्परेचर और प्रेशर का एक रिलेशन देते हैं। तो हमारी जो गैसेस के लॉ हैं या थर्मोडायनेमिक्स हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड बिहेवियर हैं किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऑफ सर्टेन गैसेस, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? उस सिस्टम के पैरामीटर्स पे। अब इस सिस्टम के पैरामीटर्स के ऊपर हमारी डिफरेंट काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस हैं जो कि आप मेट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। सो अब इसके अंदर आपने लॉज भी पढ़े होंगे, ऑल्दो कि ये अब आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 6.1 इसको निकाल दिया गया है। तो अब ये जो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है, आइडियल गैस की पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आप इससे फेमिलियर हैं, जिसमें पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, वी इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, आर जो है वो आपको पता है गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि ये गैस है, गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि कितनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है एक सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब वो सिस्टम कोई बीकर भी हो सकता है, वो सिस्टम कोई रूम भी हो सकता है, वो सिस्टम कोई कंटेनर भी हो सकता है, जिसमें हमने स्टडी करने हैं इन पैरामीटर्स को, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लाई करते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं जो कि आपके आर्टिकल इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये गैसेस के लॉज, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जोसेफ लूकस लॉ है, जो कि बेसिकली पहले हम प्रेशर लॉ कहलाते थे। ये 3 लॉज हैं और ये इंटर रिलेशन बता रहे हैं बिटवीन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी हम किसको कहते हैं? कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो क्या होती है? या तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी। तो हम तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल फॉर्म द इंटरनल एनर्जी। ठीक है। इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूजुअली आइडियल गैस इज कंसिडर एज अ वर्किंग सब्सटेंस, यानी हम इसमें कंसिडर करते हैं कि जो सिस्टम के अंदर गैस है उसके ऊपर वर्क हो रहा है, उसके टेम्परेचर में चेंज को स्टडी कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम के चेंज को स्टडी कर रहे हैं,
और या उसके ऊपर जो प्रेशर का जो चेंज है उसको स्टडी कर रहे हैं। सो वो वर्किंग सब्सटेंस है जिसके ऊपर सारा आपका ये स्टडी तीनों पैरामीटर्स को स्टडी किया जा रहा है। सेकेंडली हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस हैं, आइडियली ये जो है एक मैस पॉइंट्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मैस तो है लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। आइडियली ये फोर्स को एक्सर्ट नहीं करते, बट प्रैक्टिकली दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। जब भी वो कोलाइड करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। लेकिन आइडियली हम सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम is generally the translational kinetic energy of its molecule. So the internal energy जो कि हम kinetic और potential कह रहे थे, वो हम consider करते हैं कि ये सिर्फ जो है वो translational kinetic. What is translational? के मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कोई मास होती है। अगर उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मास पॉइंट्स हैं, तो वो मास पॉइंट्स जब एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। Since the temperature of a system is defined as the average kinetic energy of its molecules, thus, for an ideal gas system, the internal energy is directly proportional to its temperature. सेकेंड चीज कि ये जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है, वो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हम डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज या डिक्रीज जब करता है तो वो किसकी रेफरेंस से करता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी पे। अगर उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आएगा, द रेट ऑफ चेंज हम कंसिडर करते हैं कि आइडियल सिस्टम के अंदर वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टेम्परेचर हो। यानी क्या टेम्परेचर है किसी भी सिस्टम का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही। तो उस तरह हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस को इन द फॉर्म किस तरह से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कि आप ये जो एंगल ब्रैकेट देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एवरेज बता रहे हैं। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के बी टी, वे के बी जो है वो एक और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो हम इसको दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी भी कर सकते हैं कि ये जो मैसेस हैं, मैस पॉइंट्स हैं, ये मूव कर रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें हाफ और m दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट रहेगा और 1/2 वो भी हाफ है। तो v स्क्वायर बेसिकली जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसमें देयरफॉर द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट reflects an increase in the internal and kinetic energy of its particle। अब क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक सिस्टम के अंदर राइज इन टेम्परेचर होगा वो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इन द रिजल्ट वो क्या करेगा कि वो इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को। इफ देयर इज फॉल इन टेम्परेचर, सिमिलरली आपकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। So this increase in internal energy can occur due to the absorption of heat energy, which arises the average kinetic energy of particles and thus increases the temperature of the object। Obviously ये internal energy अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कहाँ से आया? अगर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम ने कोई हीट एब्जॉर्ब की है। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा देन देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, और वो राइज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its average kinetic energy, and its average kinetic energy is basically
द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। अब इस रिलेशन को देखते हैं कि ये जो हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है और गैस एक वर्किंग सब्सटेंस है, तो इसका मतलब है उस वर्किंग सब्सटेंस ने जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर कोई वर्क किया जाता है। आपको पता है कि अगर एक सिस्टम वर्क करे तो उसको कहते हैं कि हम की पॉजिटिव वर्क है। अगर उस सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए तो हम उसको कहते हैं एक नेगेटिव वर्क है। वी नो दैट बोथ हीट एंड वर्क correspond to the transfer of energy by some means. The idea was first applied to the steam engine, where it was natural to transfer heat in and get वर्क आउट। यानी हीट इंजन के अंदर क्या होता था स्टीम इंजन में, कि वो हीट आप प्रोवाइड करते थे बाय द नेचुरल सोर्सेज। अब वो हीट जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी आपके सिस्टम में। वो हीट जो है अ, से आप क्या करते थे, एक मैकेनिकल वर्क करते थे। आप हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं और हीट की एब्जॉर्प्शन से उस आप रिजल्ट में क्या ले रहे हैं, उससे वर्क ले रहे हैं। Consequently, it made a sense to define both heat in and work out as positive quantities. Hence, work done by the system on its environment is considered positive. अगर सिस्टम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहा है तो वो पॉजिटिव है। अगर सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है तो वो नेगेटिव। वाइल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द environment is taken as negative. If an amount of heat Q enters the system, it could manifest itself as either an increase in internal energy or as a resulting quantity of work performed by the system or the surrounding or both. वो कहते हैं कि अगर आप हीट को एब्जॉर्ब करवाते हो, एंटर कराते हो सिस्टम में, कंसिडर करते हैं क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट वो आपने सिस्टम में एंटर किया। अब ये क्या करेगा, आइदर ये दो तरह से काम कर सकता है। इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडियली हमने कंसिडर किया, वो इंक्रीज करेगा। या ये क्या करेगा, कुछ पार्ट एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, बाकी पोर्शन जो है वो वर्क परफॉर्म करने के लिए गाएगा। बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी हम क्या कंसिडर करते हैं, वो जो लॉ में इक्वेशन है उसमें कहते हैं कि जो हीट है वो जब ट्रांसफर की जाती है किसी सिस्टम में, वो डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट वो इंक्रीज करती है, वो चेंज करती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को। सेकेंडली उसका कुछ पोर्शन वर्क डन के अंदर यूटिलाइज हो जाता है। वी एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली measurable variables. Consider the gas enclosed in the cylinder move with a movable frictionless piston of cross-sectional area A. In equilibrium, the system occupies volume V and exert a pressure P on the walls of the cylinder and its piston. The force F exerted by the gas on the piston is equal to PA, pressure और area का जो है product, that is equal to the force. क्योंकि आपको पता है कि pressure जो है, pressure is equal to force पर area है। तो अगर हम उसको in the form of force लिखेंगे तो वो pressure और एरिया का जो प्रोडक्ट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, दैट इज इक्वलेंट टू द फोर्स एक्सर्टेड। अब यहाँ पे आप एक पिस्टन देख सकते हैं। अब वो कहते हैं एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट की हुई, दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसे स्टेट के अंदर इस जो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस वी वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर किया हुआ है किसी गैस ने, और उसके अंदर प्रेशर जो है वो पी प्रेशर मेंटेन हुआ हुआ है। अब आप पिस्टन को जो फ्रिक्शनलेस क्यों कह रहे हैं, कि अगर आप उस पिस्टन में फ्रिक्शन होगी सो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो आपको रिक्वायर्ड है उस पिस्टन के ऊपर करने। तो आपकी जो हीट है या आपकी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, कुछ फोर्स जो है वो वहां पर डेसिपेट हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। अब हम कंसिडर करते हैं पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वो उसको एक्सर्ट किया जाता है, वो मूव करवा जाता है इनवर्ड, और उससे क्या होता है कि आपकी वॉल्यूम जो है उसमें डिक्रीज आता है। ठीक,
पहले अगर हम कंसिडर करें कि वॉल्यूम, या तो आप उसके ऊपर एक्सर्ट जब करवा रहे हैं पिस्टन को, तो वो फोर्स F दैट इज इक्वल टू पी ए, वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। अब फोर्स अगर डाउनवर्ड आप एक्सर्ट करवाते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अगर आप पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करवाओगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो गैस जो है वो कंप्रेस होती है। अगर वॉल्यूम आप वॉल्यूम को इंक्रीज करवाते हैं तो गैस जो है वो एक्सपैंड होती है। अगर वी एज्यूम दैट गैस एक्सपैंड्स थ्रू del V very slowly so that it remains in equilibrium as shown in figure. अब कंसिडर करते हैं कि आपने एक्सर्ट किया कोई फोर्स, पी ए फोर्स की, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हुई। अपने प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वो पिस्टन को क्या कराएगी, वो मूव करवाएगी। वो मूव करवा के वॉल्यूम में चेंज लेकर आएगी ताकि वो एक्सपैंड हो सके और एक्सपैंड होके अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सके। अब ये जो पिस्टन जब मूव करता है अपवर्ड और वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाता है जब गैस एक्सपैंड करती है, तब इसके वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क, क्योंकि आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान प्रोडक्ट होती है, तो अगर एफ जो है वो फोर्स है जो एक्सर्ट की जा रही है और डेल वाई वो चेंज इन वॉल्यूम है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू, आप यहाँ रिलेशन देख सकते हैं, एफ डेल वाई इज इक्वल टू पी ए डेल वाई आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो चेंज आ रही है, ये चेंज जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बेसिकली इस पूरे सिलेंडर में आ रही है। अब इस सिलेंडर में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जो चेंज उसने डिस्प्लेसमेंट की अलोंग द हाइट या विड्थ आप कहेंगे, तो वो डेल वाई है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेल वाई, उसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उसका चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, उसकी हाइट की डायरेक्शन में उसका चेंज हुआ। तो ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल वाई बेसिकली क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं कि वर्क जो है आपका इस इक्वल टू पी द प्रेशर और डेल वी के इक्वल है। अब इस वर्क डन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस एरिया। अब ये आप कंसिडर करें, यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है फिगर 6.5। इसमें आप देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये फिगर बनाई गई है। सबसे पहले जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट थी, वॉल्यूम आपका जो था वो V1 था। ठीक है, इस वॉल्यूम V1 पे कोई प्रेशर जो थे वो लाई करता था, P प्रेशर लाई करता था। ठीक, अब वो वॉल्यूम चेंज किया और वो इंक्रीज करके V2, गैस ने एक्सपैंड किया। गैस ने एक्सपैंड क्यों किया, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रख सके, कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रख सके। ठीक है, अब इस पीवी ग्राफ से भी आप कैलकुलेट, जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो इट विल बी इक्वलेंट टू द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन आप इससे कैलकुलेट, knowing the details of the change in internal energy and the mechanical work done, we are in a position to describe the general principle which deals with heat energy and its transformation into mechanical energy. These principles are known as laws of thermodynamics. अब ये कहते हैं कि अगर आपको रिलेशन पता चल जाए कि लॉज जो है कहते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द अदर पोर्शन इनटू वर्क डन। अगर आपको पता हो कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है मैकेनिकल और कितनी अमाउंट ऑफ चेंज है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है आपके सिस्टम ने। सो बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये इसी के ऊपर बेस करता है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये क्यू जो है रिप्रेजेंट करता है कि ये हीट है वो जो नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कौन सी है? डेल यू इज द इंटरनल एनर्जी। डेल्टा जो है वो क्या शो कर रहा है? दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डब्ल्यू के रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द वर्क डन। Now, moving on to the next topic, that is the first law of thermodynamics. Thermodynamics basically, first law of thermodynamics एक relation ही है जो बताता है between the heat absorbed and what the heat absorbed in the system वो कहाँ पे contribute होती है. There is an increase when the heat is added to a system. There is an increase in the internal energy due to rise in temperature and increase in pressure or change in the state. अब इंक्रीज इन प्रेशर एंड चेंज इन द स्टेट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को। जब भी हीट ऐड की जाएगी, हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के अंदर, वो पॉजिटिव होगी। और वो जब पॉजिटिव होगी हीट, तो वो अगर सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम वर्क करेगा ऑन द एनवायरमेंट, तब वो भी वर्क पॉजिटिव होगा। और वर्क वो किस तरह से होता है? वर्क का रिलेशन जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन है। तो इसका मतलब है जब भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, उसमें से हीट ऐड की जाएगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। टू अगर ऐड की जा रही है देन देर इज अ राइज इन टेम्परेचर, सो देर इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और बाकी कुछ पोर्शन जो है वो इंक्रीज इन प्रेशर को करेगा या उसकी स्टेट को चेंज। स्टेट का चेंज करना क्या मतलब है? स्टेट का चेंज करना है कि उसकी वॉल्यूम को चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट किसके दरमियान है? प्रेशर के दरमियान है और वॉल्यूम के दरमियान है, जो कि वर्क डन है। If at the same time a substance is allowed to do work on its environment by the expansion, जैसे कि पिस्टन ने किया कि अपने आप को इक्विलिब्रियम की स्टेट में लाने के लिए गैस ने एक्सपैंड किया, ताकि वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है। अगर देखें एक कंटेनर है, उसमें कोई ज़्यादा वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम ऑफ स्पेस है, उस पर गैस मौजूद है। अब आप उसकी स्पेस को कम कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और प्रेशर इंक्रीज करेगा। इस प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए गैस एक्सपैंड अगर करती है तो वो वापस अपने उस प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर को अटेन कर लेती है। सो द हीट क्यू रिक्वायर्ड will be will be the heat necessary to change in internal energy of the substance from U1 in the first state to U2 in the second state plus the work W done। यानी वो कंसिडर कर रहे हैं कि U1 कोई इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, जब हीट एब्जॉर्ब की तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होकर U2 हो गई। तो जो डिफरेंस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी कुछ पोर्शन जो है वो वर्क किया गया इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, और वो वर्क डन किया गया on the environment. Thus, the change in internal energy del U, that is U2 minus U1, is defined as Q minus W. So कितना अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हीट कितनी एब्जॉर्ब की है और उसमें से कितना पोर्शन जो है वो वर्क डन किया गया है बाय द सिस्टम। उनके डिफरेंस के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है इट विल अपेयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ काइनेट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और इस थर्मोडायनेमिक्स की आप ये देखें स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देन हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, दिस एनर्जी अपेयर्स एज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी del u stored in the system plus the work W done by the system on its surrounding। ये इसकी बेसिकली स्टेटमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है यू हैव टू स्टेट